क्या ड्रीम इलेवन एक सट्टा कंपनी है? और अगर ये सट्टा कंपनी है तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर रही? अभी हमने सुना कि भैया इसको $8 बिलियन यानी लगभग 60,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया है। आखिर इन्वेस्टर ने इसकी इतनी वैल्यूएशन क्यों लगाई और इतना पैसा भाई क्यों दे रहे हैं? आखिर ये ड्रीम इलेवन पैसा कमाता कैसे और दिनों दिन इसका प्रॉफिट बढ़ता कैसे जा रहा है और ये धीरे धीरे बहुत बड़ी कंपनी बनती जा रही है? क्या है इन सबके पीछे का राज? क्यों गवर्नमेंट बैन नहीं कर रही? कंपनी का क्या फायदा और खेलने वालों का क्या फायदा? आज करेंगे इस सभी चीजों पे से पर्दाफाश, क्योंकि ये चैनल आम आदमियों के लिए नहीं है। ये चैनल उन खास आदमियों के लिए है जो एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढ रहे, वो ढूंढ रहे हैं इंफोटेनमेंट, जहां पे कुछ जानकारी भी मिले और मनोरंजन भी हो। तो बिना समय वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ड्रीम इलेवन की शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2008 में। हर्ष जैन जी जो कि इंडियन है, यूएस से आए थे। इन्होंने देखा यार यूएस में तो बड़ी फैंटेसी लीग चलती है, इंडिया में चलती नहीं है, क्यों ना कुछ यहाँ पे चालू किया जाए। तो 2008 से चालू तो किया, पर कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं था, बस कुछ ना कुछ बस ट्राई कर रहे थे। फिर 2012 के आसपास इनको लगा कि यार ये वाला काम करेंगे तो मजा आएगा। तो 2012 में ऑफिशियली ये चीज हुई लॉन्च और 2014 में जाके इसके 1 मिलियन यूजर हुए जो इस पे प्लेटफॉर्म पे आते थे, खेलते थे। लेकिन सर 2014 में हुए 1 मिलियन, 2016 में जाके हुए 2 मिलियन, लेकिन भाई साहब 2018 में ये हो गए 45 मिलियन, यानी लगभग 4.5 करोड़ यूजर। और 2019 आते आते इनका टोटल रेवेन्यू था 2000 करोड़ से ज्यादा। और ये पहली इंडिया की गेमिंग कंपनी है जिसको यूनिकॉर्न का स्टेटस, यूनिकॉर्न उसको कहते हैं जो उसकी $1 बिलियन की वैल्यूएशन होती है, 7500 करोड़ की वैल्यूएशन। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा, सर इतनी तेजी कैसे? 8 से चालू हुई, 2014 तक तो कुछ भी नहीं था, ये 5 साल में ऐसा कैसा तूफान मचा दिया? तो अपन देखते हैं कि आखिर ड्रीम इलेवन का बिजनेस मॉडल है क्या। ड्रीम इलेवन का बिजनेस मॉडल सिंपल है, वो आपको अलग अलग कॉन्टेस्ट खिलाती है और इसमें बहुत कम लेवल से भी एंट्री होती है। तो सपोज मैंने कहा कि भैया एक कॉन्टेस्ट है जो कि मात्र 99 रुपए का कॉन्टेस्ट है। तो हमारी ड्रीम इलेवन ने कहा कि भैया ऐसा है, 99 रुपए देके इस कॉन्टेस्ट में आप कर सकते हो एंट्री और टोटल इस कॉन्टेस्ट में 1 लाख लोग भाग ले सकते हैं। अब 1 लाख लोग अगर भाग ले सकते हैं और 99 रुपए दे सकते हैं तो टोटल पैसा कितना हुआ? लगभग 1 करोड़ रुपए। अब इस 1 करोड़ में उन्होंने कहा कि इसकी जो टोटल प्राइज मनी है वो है 80 लाख रुपए। तो आपने कहा यार 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, दे 80 लाख रुपए, 20 लाख कहां गया? यही है इनका बिजनेस मॉडल कि भैया जितना भी पैसा आएगा, जितने भी लोग लगाएंगे, उसका एक सर्टेन कमीशन, जो प्राइस पूल है उसमें से कमीशन 15 से 20%, अलग अलग जगह कहीं 15 लेते हैं, कहीं 10 लेते हैं, 20 तक इनका कमीशन जाता है। वो इनका कमाई का जरिया ये है। इस मॉडल की खूबसूरती देखो, जीते कोई हारे कोई, इनको फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपने कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, इनके पास भैया उस परसेंटेज पहुंच चुका है। अब आप जीतो तो बढ़िया, हारो तो बढ़िया, 80 लाख ले जाओ चाहे 8 रुपए ले जाओ, आपकी हेडेक है, इनकी नहीं। अब क्या है, ड्रीम इलेवन ने IPL स्पॉन्सर किया है, 222 करोड़ का खर्चा भी किया है। तो हमको पता है कि अच्छा ड्रीम इलेवन पे भैया IPL वाली टीम है ना, इस पे बनती है। लेकिन आपको याद होगा, पता होगा, ये सिर्फ क्रिकेट में बात नहीं करते, ये क्रिकेट में भी है। वॉलीबॉल खेलो तो भी टीम बना सकते हो, बास्केटबॉल पे बना सकते हो, फुटबॉल पे बना सकते हो, आगे जाके कोई भी चीजें आएगी। ये गेमिंग कंपनी है। क्रिकेट IPL इसका महाकुंभ है जहां से खूब पैसे कमाते हैं। बाकी इसके अलावा कोई सा भी स्पोर्ट्स गेमिंग है, ये उस पर काम कर रहे हैं और फ्यूचर में और भी बहुत सारे गेम ला सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर सट्टे में क्या होता है? सट्टे में हम पैसा लगाते हैं कि भैया हमने पैसा लगाया, जो 2 जनों ने पैसा लगाया, एक जीतेगा एक हारेगा, पर जिसने सट्टा लगवाया, जो बुकी है, उसके तो भैया पैसे आएंगे ही आएंगे। तो सर ये मामला कुछ वैसा सा लग रहा है, कोई जीत रहा है कोई हार रहा है और ये तो कमा रहा है, यार ड्रीम इलेवन कोई बुकी तो नहीं है? तो ऐसा डाउट कई लोगों के और मन में आया और उन्होंने जगह जगह भाई साहब केस भी किए। तो ड्रीम इलेवन के खिलाफ कई जगह केस किए जिसमें दलील दी गई, भैया सट्टा खिलाने वाली कंपनी है, जुआ खिलाने वाली कंपनी है, इससे लोगों को आदत लग जाती है, कईयों का जीवन बिगड़ रहा है, इसको बैन करो। कोर्ट ने सारे मामलों की जांच परख की, ड्रीम इलेवन ने अपना पक्ष रखा और फाइनली कोर्ट ने फैसला सुनाया ड्रीम इलेवन के पक्ष में कि भैया ये जो कह रही है ना, ये सट्टा नहीं है। क्यों? तो कोर्ट ने सीधे कहा कि भैया सट्टा वो होता है जो गेम ऑफ चांस हो, कि भैया चांस से हो गया, लक से हो गया। ये ड्रीम इलेवन तो गेम ऑफ स्किल है। बोले भैया स्किल कैसे है?
बोले देखो जब भी तुम ड्रीम 11 पे अपनी टीम बनाते हो तुम ये देखते हो कि भैया आज की टीम में किसको लूं, मैं क्रिस गेल को लूं या रोहित शर्मा को लूं, कौन सा प्लेयर लेना चाहिए, आज क्रिस गेल चलेगा क्या नहीं चलेगा, इसकी परफॉर्मेंस, ये क्रिस गेल की जो परफॉर्मेंस है ये मुंबई इंडियन के खिलाफ पहले कैसी रही है, सामने वाले बॉलर कैसे हैं, पिच का मिजाज कैसा है, पूरी बेस पास्ट का डेटा स्टडी करते हैं, फॉर्मेट स्टडी करते हैं, उन सब चीजों के बाद आप जाके इसको चूज करते हो। तो ड्रीम 11 में अगर आपने पैसा कमाया है तो तुक्के से नहीं कमाया भाई साहब, आपने अपना दिमाग लगा के, स्किल लगा के कमाया। तो ये गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है, इसलिए सट्टा नहीं है। दूसरी दलील ये दी गई कि भैया जब भी सट्टा होता है तो सट्टे में क्या होता है, या तो इंडिया पे लगेगा, या अगर 2 मैच है कि बेंगलोर और मुंबई का मैच है तो या तो आपने लगाते हो कि बेंगलोर जीतेगा या आप कहते हो कि मुंबई जीतेगा। यहाँ पे ड्रीम 11 पे जो टीम बनती है मिक्स टीम बनती है। तो ड्रीम 11 पे ऐसा ऑप्शन है कि अगर आप जब टीम सेलेक्ट कर रहे हो आप किसी भी एक टीम से 7 से ज्यादा प्लेयर नहीं ले सकते और किसी भी टीम से मिनिमम 4 प्लेयर दूसरी टीम से लेने ही पड़ेंगे। तो चाहे 7-4 का या 6-5 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो वो मैच में कोई भी टीम हारे कोई भी टीम जीते उससे फर्क नहीं पड़ रहा, उसको फर्क पड़ रहा है कि इस टीम के जो प्लेयर्स ने चूज किए उसने कैसे परफॉर्म किया। तो भैया ये सट्टा थोड़ी है, हम किसी टीम पे थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो खिलाड़ी पे लगा रहे हैं और कई खिलाड़ी पे एक साथ लगा रहे हैं। तो इन 2 दलीलों को देखते हुए ड्रीम 11 को लीगलिटी का दर्जा मिल गया और इसके बाद से तो जितनी भी फैंटेसी कंपनी आई इस रूलिंग का हवाला दे देके सब लीगल हो गई। तो हाई कोर्ट में इन्हें फैसला दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ जी भाई साहब हाई कोर्ट बात तो सही कह रही है, ये चीज कंप्लीटली लीगल है। तो भैया देखो ये बात तो अपने क्लियर हो गई कि ये क्यों इलीगल सरकार इसको नहीं मान रही। अब अपन कह रहे हैं कि इन्वेस्टर ने इसको 8 बिलियन की वैल्यूएशन, 60,000 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से 5 से 10,000 करोड़ रुपए नकद दिए पैसा। आखिर ये इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं एक गेमिंग कंपनी में जो सिर्फ गेम खिलाती है, 19 रुपए 20 रुपए में गेम खिला रहे हैं, वो इसको इतना सारा पैसा कैसे दे दिया भाई साहब। तो बात आती है कि इन्वेस्टर इतना बड़ा पैसा एक कंपनी में क्यों लगा रहा है जो कि 150 रुपए की गेम खिलाती है। वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर है। पहला फीचर है हाईली एडिक्टिव, भैया इसकी आदत लग जाती है। अगर एक बार भाई साहब आपने ड्रीम 11 पे टीम बना ली, आज आपने टीम बनाई तो अब आपको आदत इसकी कैसे लग गई, आपने आज टीम बनाई और आज जीत गए, आपने 50 रुपए में का गेम खेला था, 500 रुपए आ गए, आपको क्या लगेगा, अरे भाई मैं ही हूँ रॉक स्टार, मैं ही हूँ अगला अंबानी, अपन है भाई साहब, अपन में है चाणक्य बुद्धि, मैं ही हूँ रॉक स्टार। तो आप बोलोगे देख अपन रॉक स्टार है, आज जीते कल भी जीतेंगे। तो अगर आप जीत गए तो आपको खुशी मिलती है, मजा आता है, अगले दिन फिर लगाओगे। और बाई चांस आप हार गए तो आप बोलोगे साला खुन्नस में, अरे यार 50 रुपए का नुकसान हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है, 50 रुपए ही तो है, ऐसे ही मैं कच्चा खिलाड़ी थोड़ी हूँ, कल लगाऊंगा और ये 50 रुपए रिकवर करके जाऊंगा। फिर कल भी भैया 50 रुपए लग गए, अरे 100 रुपए तो लगे, क्या हुआ, तीसरे दिन लगाऊंगा 200 रुपए कमा के ले जाऊंगा, और तीसरे दिन अगर 200 कमा लिए तो बोले पुराना घाटा बराबर, अब फिर जीते, अब और आगे बढ़ूंगा। तो ये हाईली एडिक्टेड। अगर आप देखेंगे ड्रीम 11 का जब भी ऐड आता है बकायदा डिस्क्लेमर आता है, जैसे कभी भी म्यूचुअल फंड या किसी कंपनी का आता है तो उसमें बहुत तेज एक लड़की बोलती है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान रखें। वैसे ही ड्रीम 11 का जब ऐड आता है तो डिस्क्लेमर आता है कि भैया इसकी आदत लग सकती है, कृपया सावधानी बरतें। दूसरी चीज लो एंट्री बैरियर। सर लो एंट्री बैरियर मतलब, सर ऐसा मान लो कि ड्रीम 11 में कई लीग ऐसी है 19 रुपए में चालू है, 40 रुपए में चालू है, 70 रुपए, 100 रुपए। अब मुझे बताओ अगर आपकी सट्टा खेलने की इच्छा है और आप किसी सटोरी के पास जाओ, 19 रुपए का सट्टा लगाने देगा? आप गैम्बलिंग करने जाओ, 19 रुपए में अंदर घुसने देगा? कतई नहीं। ये ऐसा है जहाँ 19 रुपए से एक बच्चा भी मम्मी से पॉकेट मनी लेके 20 रुपए में सट्टा खेलना चालू कर सकता है। सट्टा शब्द मैं नहीं बोलूंगा, जब सरकार नहीं बोलती तो मैं क्यों बोलूं। 19 रुपए में अपनी गेमिंग चालू कर सकता है, टीम बनाना चालू कर सकता है। तो हर लार्जर ऑडियंस अगर यही होता कि 5,000 रुपए मिनिमम, तो कम लोग आते। 19 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, पूरी भीड़ की भीड़ आती है। और अगर हम पैसा लूज भी कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर 50 रुपए का गेम रोज लूज भी कर रहे हो और 2 महीने कंटिन्यूस पूरा IPL भी खेल डाला, 4 रुपए खर्च हुए भैया, कुछ भी तो खर्च नहीं हुआ। तो आदमी इस चक्कर में बहुत ज्यादा एडिक्टिव है और हर बार इसमें खेलने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तीसरा हाई एग्जिट बैरियर। हाई एग्जिट भी कैसे? एंट्री तो बहुत आसान है, 19-20 रुपए देखी हो जाती है। एग्जिट हाई कैसे है? ड्रीम 11 कहता है भैया 200 रुपए जब कमा लो ना तब बाहर निकलना। तो अगर आपने 50 रुपए का इन्वेस्ट किया और जीरो हो गए, या आपने 50 का किया 80 रुपए जीते, अब 80 बाहर नहीं निकाल सकते।
80 लगाए 160 हो गए, फिर भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो आप जब तक खेलते रहोगे जब तक 200 नहीं होंगे, और 200 करते करते के चक्कर में पता चला कभी ऊपर कभी नीचे, और जाने कितने गेम खेल गए। दूसरा, ये गेम काफी हद तक ईगो से भी तो रिलेटेड है। जब भी 4 दोस्त आईपीएल का मैच देख रहे हैं टीम बना के, देख भाई मेरा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, तेरा तो कुछ भी नहीं कर रहा, तेरे को मैंने कहा था ना, तो भाई की बात क्यों नहीं मानता, मैं बोला था ना देख भाई ये प्लेयर, तो एक बंदा जीत गया तो 3 दोस्त कहते साला इसको कल बताएंगे। तो ये कंपटीशन है, ये ईगो है, ये सच होने की लड़ाई है कि मैं सही मैं सही मैं सही मैं सही। इस चक्कर में भी आदमी इसको नहीं छोड़ रहा है। तो ये सब इन्वेस्टर को पता है कि आज जो आदमी आ गया ना वो हर सीजन में आएगा, और आज 50 से आया ना कल 500 से आएगा। तो इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों हमेशा तेज गति से बढ़ेंगे। इस कंपनी का इस साल का प्रॉफिट था 2019 का 189 करोड़ रुपए, और ये प्रॉफिट हर साल आप देखते रहना ये बढ़ता ही रहेगा। अरे जाते जाते आपको एक चीज और बताता हूँ, आपने कभी सोचा कि ये धोनी को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर क्यों लिया? और इनकी टैगलाइन है खेलो दिमाग से। ये क्यों काम में लेते हैं सर? उस केस के चक्कर में जब ड्रीम 11 पे केस हुआ था, ऑल्दो कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि भैया लीगल कंपनी है, लेकिन मार्केट में बड़ी इमेज खराब हो गई थी। मार्केट में ऐसा था ड्रीम 11 सट्टा कंपनी। अब कोर्ट कह रहा नहीं है, पर अगर लोगों के दिमाग में बैठ गई तो बैठ गई भाई साहब। तो क्या करें, लोगों के दिमाग से अगर ये चीज निकालनी है तो सबसे ट्रस्टेड आदमी जिसपे सब आंख बंद करके भरोसा करते हैं, हमारा कैप्टन कूल धोनी भाई। धोनी भाई जब आके कहता है ना स्क्रीन पे कि खेलो भाई अपनी टीम बनाओ, और वो कहता है खेलो दिमाग से। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा था गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है। कहता है खेलो दिमाग से, यानी वो कह रहा है कि ये गेम दिमाग से खेलने से आदमी जीतता है। तो दिमाग वाली बात हो गई, तो सट्टे वाली बात नहीं गई, और धोनी खड़ा है तो जो डाउट थे वो भी भाई साहब दूर हो गए। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि ड्रीम 11 को लेके ना एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो ड्रीम 11 के फेवर में। वो लोग कहते हैं कि भैया मुझे क्रिकेट की नॉलेज भी है, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट भी है, तो क्यों ना मैं मेरी नॉलेज और मेरी इंटरेस्ट के बेसिस पे काम करूं, मस्ती भी लूं और पैसे भी कमाऊं। क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया चीज है ये। कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया ये तो यार सट्टे जैसी जुए जैसी आदत है, इसको करने के चक्कर में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। शाम को मैच है, सुबह से लेकर शाम तक आप सोचते हो कि यार कौन सी टीम लूं, किसको हटाऊं, और फिर मैच चालू होने का एक्साइटमेंट रहता है, फिर मैच पूरा देखते हो, फिर अगले दिन जीते या हारे, फिर अगले दिन की प्लानिंग। तो आपका बहुमूल्य समय वेस्ट होता है जो कि इसकी इतनी वर्थ नहीं है। और कभी कभार धीरे धीरे हर आदत बुरी भी होती है। तो मैं न इसके फेवर में हूं न इसके अगेंस्ट में हूं। मैंने आपको इसके सभी चीजें बता दी है, तर्क के साथ, फैक्ट के साथ, पर्दे के पीछे की बातें भी बता दी है। अब फैसला आपको करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपका क्या मानना है। आपको लगता है सट्टा कंपनी है, नहीं खेलना चाहिए, सरकार को बैन करना चाहिए? तो सर जी सरकार तो उसको बैन नहीं कर रही, क्योंकि सरकार को जबरदस्त कमाई हो रही है इनकम से, टैक्स से। क्योंकि जो भी ये कमाई जीतती है ना, ये लॉटरी की श्रेणी में आती है। इसमें सरकार को मिलता है 30% टैक्स। तो सरकार को तो भैया जो कंपनी कमा रही है उस पर भी पैसे ले लेती है, और जो प्लेयर जीत रहे हैं उस पर भी टैक्स ले रही है। तो सरकार को तो भैया अंधी कमाई, तो सरकार तो इस पर बैन नहीं लगा रही। अब आप बताइए आपका क्या विचार है? क्या सरकार सही कर रही है? क्या सरकार गलत कर रही है? क्या ड्रीम 11 में खेल के अपने स्किल के से पैसा कमाना ठीक है? क्या ये समय की बर्बादी है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा और हो सकेगा तो आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिए, ताकि गूगल अंकल को ये पता पड़ जाए कि भैया यहाँ पे आप और मैं बैठ के एक अच्छा कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि ड्रीम 11 के समर्थक और विरोधी दोनों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग सच्चाई को जान पाए और अपना डिसीजन खुद ले पाए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला वीडियो अगली चीज लेके जरूर हाजिर रहूंगा, इंफोटेनमेंट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।